इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अगर किसी के पास है तो वह खुद पर भरोसा। जब दुनिया शक करे, जब हालात मुश्किल हों, जब रास्ता धुंधला लगे, तब एक आवाज अंदर से कहती है तू कर सकता है। हार और जीत से ज्यादा अहम है खुद को कभी कमजोर ना समझना, क्योंकि जब तुम खुद पर भरोसा करोगे तब कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सफर शुरू करते हैं। नीला नाम की एक लड़की जो एक छोटे से कस्बे में रहती थी, बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देखती थी, लेकिन उसके सपने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। उसकी कहानी भी प्रेरणा से भरी हुई है। संघर्ष की शुरुआत नीला के पिता एक दर्जी थे। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। अक्सर घर में खाने के लिए पर्याप्त अनाज भी नहीं होता, लेकिन नीला ने कभी भी अपने सपने को नहीं छोड़ा। वह कहती, अगर मेहनत करूंगी तो एक दिन जरूर डॉक्टर बनूंगी। पहला मोड़ 10वीं की परीक्षा में नीला ने अपने जिले में टॉप किया। यह उसकी कड़ी मेहनत और खुद पर भरोसे का नतीजा था, लेकिन अब उसकी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल और कोचिंग की जरूरत थी। यह सब परिवार के लिए संभव नहीं था। ऐसे में नीला ने खुद किताबें जुटाई, पुराने पेपर हल किए और अपनी तैयारी जारी रखी। नफरत और प्रेरणा गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, डॉक्टर बनना तो अमीरों के बच्चों का काम है, तू जैसे गरीब लड़की को ये सपने नहीं देखने चाहिए। लेकिन नीला ने इन बातों को अपनी प्रेरणा बना दिया। वह कहती, अगर मैं डॉक्टर बनी तो इन सभी को जवाब मिल जाएगा। अवसर और मेहनत 12वीं में नीला ने फिर से टॉप किया। उसने मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की तैयारी शुरू की। कोचिंग न होने की वजह से वह ऑनलाइन मुफ्त लेक्चर और यूट्यूब का सहारा लेती। उसने परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया और सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया। डॉक्टर बनने का सपना पूरा मेडिकल कॉलेज के दौरान भी उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कभी पैसे की कमी, कभी असुरक्षा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः नीला डॉक्टर बन रही। उसके कस्बे के लोगों ने गर्व से उसे सम्मानित किया। नीला का योगदान डॉक्टर बनने के बाद नीला ने अपने कस्बे में एक क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। उसने यह साबित कर दिया कि मेहनत और आत्मविश्वास से कुछ भी संभव है। संदेश इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर खुद पर भरोसा हो और मेहनत जारी रखें तो सपने सच हो सकते हैं। जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो मुश्किलों से नहीं डरते। सपनों को जीने की हिम्मत। शिवानी एक छोटे से शहर की लड़की थी जिसके अंदर बड़ा करने का सपना था। उसका सपना था कि वह एक दिन एक प्रतिष्ठित लेखक बनेगी, लेकिन उसके रास्ते में कई कठिनाइयां आईं। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपनी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर वह अपनी मंजिल तक पहुंची। शुरुआत में संघर्ष। शिवानी का सपना बचपन से ही लेखन का था, लेकिन उसके घर वालों का मानना था कि लड़की का काम सिर्फ घर संभालना है और लेखन जैसी चीजें समय की बर्बादी हैं। शिवानी को यह बात बहुत दुखी करती थी, लेकिन उसने अपने सपने को मन में रखा और अपनी पढ़ाई के साथ साथ लिखना जारी रखा। पहला लेखन प्रयास शिवानी ने कई बार अपने लेख पत्रिकाओं और समाचार पत्रों को भेजे, लेकिन हर बार उसे अस्वीकृति ही मिली। कई बार उसने सोचा क्या वह सच में लेखन में करियर बना सकती है, फिर भी उसने अपनी उम्मीद को कभी मरने नहीं दिया। वह जानती थी कि अगर किसी को अपना सपना साकार करना है तो उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए। सकारात्मक बदलाव। एक दिन शिवानी ने एक छोटी सी किताब लिखी और उसे एक प्रमुख प्रकाशन घराने को भेज दिया। उसने अपनी लेखनी में वह भावनाएं और अनुभव डाले थे जो उसने अपनी जिंदगी में महसूस किए थे। कुछ समय बाद उसे जवाब मिला और वह हैरान रह गई कि उसका लेखन प्रकाशित होने के लिए स्वीकार कर लिया गया था। उसकी किताब प्रकाशित हुई और वह उसे एक लेखक के रूप में पहचान मिलनी शुरू हो गई। कठिनाइयों और सफलता। शिवानी का जीवन आसान नहीं था। वह बहुत संघर्षों से गुजर चुकी थी, लेकिन उसने कभी भी अपने सपने को छोड़ने का विचार नहीं किया। हर बार असफलता और निराशा ने उसे और भी मजबूत किया। अंततः उसकी किताब ने सफलता हासिल की और उसे कई पुरस्कार भी मिले। नई शुरुआत। अब शिवानी न केवल एक प्रसिद्ध लेखिका बन चुकी थी, बल्कि वह समाज में अपनी कहानी से लोगों को प्रेरित भी कर रही थी। उसने कई युवा लेखकों को मार्गदर्शन दिया और उन्हें सिखाया कि सफलता केवल कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास से ही मिलती है। संदेश। शिवानी की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर किसी के पास अपने सपने को साकार करने का जुनून और हिम्मत हो तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अस्वीकृति से निराश होकर बैठने का नहीं, बल्कि उसे अपनी प्रेरणा बनाकर और मेहनत करने का नाम ही सफलता है। जो लोग अपनी राह पर चलते हैं वे ही अंत में मंजिल पाते हैं। शिवानी की पहली किताब ने उसे एक लेखक के रूप में पहचान दिलाई
लेकिन उसे पता था कि यह उसकी मंजिल का केवल पहला कदम है। प्रसिद्धि के साथ नई चुनौतियां भी आईं। लोग उससे और बेहतर लेखन की उम्मीद करने लगे, लेकिन शिवानी के अंदर यह डर था कि क्या वह फिर से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी। दूसरी किताब का संघर्ष। अपनी दूसरी किताब पर काम करना शिवानी के लिए आसान नहीं था। उसकी पहली सफलता के बाद कई प्रकाशक उसे दबाव में काम करने के लिए मजबूर कर रहे थे। वे चाहते थे कि वह केवल बाजार के ट्रेंड को ध्यान में रखकर लिखे, लेकिन शिवानी अपने लेखन में सच्चाई और भावनाओं को बनाए रखना चाहती थी। उसने खुद को एकांत में डाला और अपनी वास्तविकता से जुड़ी कहानियां लिखना शुरू की। यह किताब समाज में महिलाओं की समस्याओं और उनके संघर्षों पर आधारित थी। समाज का विरोध। जब दूसरी किताब प्रकाशित हुई तो यह कई लोगों के दिलों को छू गई, लेकिन कुछ लोगों ने इसे एक विवादास्पद किताब कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने शिवानी पर आरोप लगाया कि वह समाज की परंपराओं के खिलाफ लिख रही है। शिवानी ने हर आलोचना को सहन किया। उसने कहा, लेखन का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को बदलने की कोशिश भी होना चाहिए। नए अवसर और प्रेरणा। दूसरी किताब की सफलता के बाद शिवानी को कई अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलनों में बुलाया गया। उसने वहां अपनी कहानियों के जरिए यह दिखाया कि कैसे एक छोटे से शहर की लड़की ने अपने सपनों को जीने की हिम्मत की। वहां उसे कई नई कहानियां और विचार मिले जो उसे और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते रहे। उसने महसूस किया कि दुनिया में हर किसी के पास एक कहानी है जिसे सुनाया जाना चाहिए। युवाओं के लिए प्रेरणा। शिवानी ने महसूस किया कि जैसे उसने संघर्षों से लड़कर अपने सपनों को साकार किया, वैसे ही और भी लड़कियों को हौसला देने की जरूरत है। उसने एक लिखो अपने सपने नामक पहल शुरू की, जिसने वह गांव और छोटे शहरों की लड़कियों को लेखन की ट्रेनिंग देती थी। सच्ची सफलता का मतलब। शिवानी ने महसूस किया कि असली सफलता केवल अपने सपने जीने में नहीं, बल्कि दूसरों को उनके सपनों तक पहुंचाने में है। उसकी कहानियां अब केवल किताबों तक सीमित नहीं थीं, बल्कि लाखों लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी थीं। अंतिम संदेश। शिवानी ने अपनी कहानी से यह सिखाया कि 1. असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखें। 2. समाज के विरोध को अपनी ताकत बनाएं। 3. सफलता का अर्थ केवल खुद की तरक्की नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदलना है। अपने सपनों को मत छोड़ो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। शिवानी की कहानी यह साबित करती है कि सपनों को जीने की हिम्मत करने वाले ही इतिहास रचते हैं। शिवानी की किताबों ने उसे एक नई पहचान दी, लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, उसे यह एहसास हुआ कि सफलता केवल खुद के लिए नहीं होती। अब उसकी जिम्मेदारी केवल अपने सपनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन हजारों लड़कियों तक भी थी जो उसके जैसे ही संघर्ष कर रही थीं। शिवानी ने महसूस किया कि वह अपनी आवाज का सही इस्तेमाल कर सकती है, और उसका उद्देश्य सिर्फ लेखन तक सीमित नहीं रह सकता। समाज में बदलाव लाने की चाहत। शिवानी ने सोचा कि वह समाज में महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकती है। उसने अपनी संस्था की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य न केवल लड़कियों को शिक्षा देना था, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना भी था। इस संस्था का नाम रखा गया उम्मीद की किरण। उम्मीद की किरण संस्था के माध्यम से शिवानी ने कई पहलें शुरू की। 1. महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण देना। 2. शिक्षा की पहुंच। छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने की योजना। 3. स्वास्थ्य जागरूकता। महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। संघर्ष और सफलता की राह। शिवानी की इस पहल का स्वागत न केवल लोगों ने किया, बल्कि उसे कई बड़ी संस्थाओं से भी समर्थन मिला। लेकिन रास्ता हमेशा आसान नहीं था। कई बार समाज ने उसके काम को नजरअंदाज किया और कुछ जगहों पर तो विरोध भी हुआ, लेकिन शिवानी ने कभी हार नहीं मानी। उसे यह सीखने को मिला कि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता, और अगर बदलाव लाना है तो खुद के विश्वास और संघर्ष की जरूरत होती है। नई किताब। सपनों की उड़ान। शिवानी ने अपनी तीसरी किताब लिखी, सपनों की उड़ान, जो विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए थी जो किसी न किसी कारण से अपने सपनों को पूरा करने में असमर्थ थीं। इस किताब में उसने संघर्ष, उम्मीद और सफलता की कहानी को चित्रित किया था। यह किताब न केवल एक प्रेरणा थी, बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए एक संदेश था जो कभी खुद पर विश्वास नहीं कर पाती। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। शिवानी की सफलता अब केवल भारत तक सीमित नहीं थी। उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बुलाया गया, जहां वह अपनी कहानी और अपने उद्देश्य के बारे में बोलने लगी। एक साक्षात्कार में उसने कहा, सपने केवल देखने के लिए नहीं होते, बल्कि उन्हें जीने के लिए होते हैं।
यदि मेरे जैसे छोटे शहर की लड़की ये कर सकती है तो हर लड़की कर सकती है। सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत। शिवानी अब केवल एक लेखिका नहीं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। उसका काम न केवल साहित्य में था बल्कि वह समाज में बदलाव लाने के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही थी। उसके हर कदम से यह साबित हो रहा था कि सपनों को साकार करने के लिए केवल हिम्मत और मेहनत चाहिए। अंतिम संदेश। शिवानी की कहानी का तीसरा भाग यह सिखाता है कि सपने बड़े हो सकते हैं लेकिन उन्हें साकार करने की हिम्मत और विश्वास हमें अंदर से खुद ने पैदा करना होता है। सपनों का पीछा करना कभी आसान नहीं होता लेकिन जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। शिवानी की यात्रा आज भी जारी है और उसका संदेश साफ है। जो लोग अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखते हैं वही दुनिया में कुछ खास कर जाते हैं। शिवानी की पहचान अब एक लेखक से कहीं बढ़कर थी। वह एक प्रेरक वक्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाओं के अधिकारों की आवाज बन चुकी थी। लेकिन इस सफलता के बावजूद शिवानी को महसूस हुआ कि उसका मिशन अधूरा था। वह जानती थी कि अगर असल में समाज में बदलाव लाना है तो उसे और भी अधिक काम करना होगा। सिर्फ शब्दों के जरिए नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर उतरकर। महिलाओं के लिए उम्मीद कार्यक्रम। शिवानी ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए उम्मीद नामक कार्यक्रम शुरू किया जिसका उद्देश्य था महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना। इस कार्यक्रम के तहत शिवानी ने विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोले जहां महिलाओं को न केवल शिक्षा दी जाती थी बल्कि उन्हें व्यापार, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता था। इन केंद्रों में सबसे खास बात यह थी कि महिलाएं न केवल पढ़ाई करतीं बल्कि वह अपनी कला, हुनर और दक्षता को एक व्यापार में बदलने की शिक्षा भी प्राप्त करती थीं। सपने और संघर्ष की नई कहानियां। शिवानी की संस्था ने हजारों महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद की। इनमें से कई महिलाएं अब छोटे छोटे व्यवसाय चला रही थीं। कुछ महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर और अन्य हुनरमंद व्यवसायों में कदम रख चुकी थीं। उन महिलाओं की कहानियां अब शिवानी की नई किताबों और भाषणों का हिस्सा बन चुकी थीं। शिवानी इन कहानियों को साझा करती थी ताकि और अधिक महिलाएं ये समझ सकें कि उनके पास भी वो ताकत है जिससे वे अपनी दुनिया बदल सकती हैं। समाज की तरफ से समर्थन और विरोध। जैसे जैसे शिवानी का काम बढ़ रहा था वैसे वैसे उसे समाज से दो तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही थीं। एक ओर जहां उसे लाखों महिलाओं का समर्थन मिल रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी थे जो महिलाओं के सशक्तिकरण को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कुछ स्थानों पर शिवानी को विरोध का सामना भी करना पड़ा लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका मानना था समाज में बदलाव लाने के लिए कुछ विरोधों को झेलना पड़ता है लेकिन जब महिलाएं एकजुट होती हैं तो कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ग्लोबल मंच पर शिवानी की मेहनत ने उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान दिलाई। उसे दुनिया के विभिन्न देशों में बोलने के लिए बुलाया गया जहां उसने अपनी यात्रा, संघर्ष और अपने मिशन के बारे में विस्तार से बताया। एक साक्षात्कार में उसने कहा, मेरे लिए सफलता केवल पुरस्कारों में नहीं है बल्कि वह इस बात में है कि कितनी लड़कियां और महिलाएं आत्मविश्वास से भरकर अपने सपनों को पूरा कर रही हैं। शिवानी की विरासत। शिवानी अब केवल एक प्रेरक लेखक नहीं थी बल्कि एक ऐसी शख्सियत बन चुकी थी जिसने लाखों दिलों में उम्मीद और आत्मविश्वास की लौ जलाई। उसकी कहानी न केवल लेखन के क्षेत्र में बल्कि समाज सुधार, महिला सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में एक मिसाल बन चुकी थी। आज शिवानी की कहानी हर उस महिला और लड़की के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो अपने सपनों को जीने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वह यह सिखाती है कि संघर्षों के बावजूद अगर दिल में सच्ची इच्छा हो तो सपनों को साकार किया जा सकता है। अंतिम संदेश। शिवानी की पूरी यात्रा ने यह साबित कर दिया कि जब तक हम अपने सपनों के लिए मेहनत नहीं करते तब तक हम अपनी असल शक्ति को पहचान नहीं पाते। यह कहानी न केवल एक लड़की की है बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो खुद पर विश्वास रखता है और अपनी दिशा बदलने की हिम्मत करता है। अगर आप अपने सपनों का पीछा करना बंद नहीं करते तो एक दिन आप उन्हें हकीकत बना पाएंगे। शिवानी की संस्था और उसका मिशन अब हर दिशा में फैल चुका था। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं होता। इसके बावजूद उसे यह भी महसूस हुआ कि अब उसे अपनी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने की जरूरत थी, कुछ ऐसा जो उसके काम को और भी व्यापक रूप से प्रभावी बना सके। इसलिए शिवानी ने एक और महत्वाकांक्षी कदम उठाया और सशक्त महिलाएं, सशक्त राष्ट्र नामक एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य था महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना और उनकी स्थिति में स्थायी सुधार लाना। अभियान की शुरुआत
और समाज में बदलाव। शिवानी का अभियान धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा। इस अभियान के तहत शिवानी ने बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों तक की यात्राएं शुरू की, जहां उसने महिलाओं से मिलकर उनके मुद्दों को समझा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उसने ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशालाएं आयोजित की, जहां महिलाएं आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सीखती थीं। वहां की महिलाओं को यह महसूस हुआ कि उनके पास भी अपनी पहचान बनाने और अपने जीवन को बदलने की ताकत है। यही वह समय था जब शिवानी ने समझा कि उसका काम अब केवल शिक्षा और लेखन तक सीमित नहीं था। वह अब समाज के हर पहलू में बदलाव की एक बड़ी प्रेरणा बन चुकी थी। नए रिश्ते और समर्थन। इस अभियान के दौरान शिवानी ने कई महत्वपूर्ण नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों से मुलाकात की। उसने कई ऐसे नेटवर्क बनाए जो महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए काम कर रहे थे। इस समर्थन के जरिए उसने और अधिक महिलाओं को जोड़ा और उन्हें यह सिखाया कि वे भी समाज में बदलाव ला सकती हैं। सपनों का नया आयाम। शिवानी के लिए यह समय एक नए रूप में था। उसने अब सिर्फ किताबें नहीं लिखी, बल्कि अब वह उन किताबों के जरिए महिलाओं और बच्चों के जीवन में वास्तविक बदलाव ला रही थी। उसकी योजनाओं में महिलाओं को फ्री में कानूनी सहायता प्रदान करने से लेकर उनके लिए रोजगार के अवसर तैयार करना शामिल था। शिवानी ने समझा कि बदलाव केवल शिक्षा से नहीं, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और उन्हें हर पहलू में सशक्त बनाने से आता है। उसने महिलाओं के लिए सपनों का मंच स्थापित किया, जहां महिलाएं अपनी मुश्किलों, संघर्षों और सपनों को साझा करती थीं। इस मंच ने न केवल उन्हें साहस दिया, बल्कि एक दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर भी प्रदान किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिवानी का काम अब केवल भारत में नहीं, बल्कि दुनिया भर में सराहा जा रहा था। उसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने के लिए बुलाया गया। वहां उसने अपनी यात्रा के बारे में बात की और उन बदलावों के बारे में बताया जिन्हें उसने और उसके अभियान ने समाज में लाने की कोशिश की। वह मानती थी, यदि हम एक महिला को सशक्त बनाते हैं तो हम पूरे समाज को सशक्त बना रहे हैं। उसकी बातें और कार्य अब केवल शब्दों तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने लाखों महिलाओं को प्रेरित किया कि वे अपने सपनों को साकार कर सकती हैं। अंतिम प्रेरणा और विरासत। शिवानी के काम को देखकर यह साफ था कि सपनों को साकार करने की कोई उम्र या सीमाएं नहीं होती। उसने अपनी कहानी से यह सिखाया कि अगर आपके पास सच्ची इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत हो तो आप किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। शिवानी की विरासत अब केवल उसकी किताबों में नहीं, बल्कि उस बदलाव में समाहित है जिसे उसने समाज में लाने के लिए हर कदम उठाया। उसकी प्रेरणा से आज हजारों महिलाएं अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत पा रही हैं। उसका आखिरी संदेश था, सपने देखना एक शुरुआत है, उन्हें जीना और पूरा करना असली ताकत है। अगर हम खुद पर विश्वास करें तो कोई भी सपना असंभव नहीं रहता। शिवानी की यह यात्रा आज भी जारी है। उसकी कहानी न केवल एक लेखक की सफलता की कहानी है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए समाज में बदलाव लाने का हौसला रखता है। शिवानी की पहचान अब केवल एक लेखक और समाज सुधारक के रूप में नहीं रही थी, बल्कि वह उन लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए एक आदर्श बन चुकी थी जो अपने सपनों को साकार करने में संघर्ष कर रहे थे। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। वह केवल महिला सशक्तिकरण के लिए नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए काम करना चाहती थी। शिवानी ने यह महसूस किया कि उसके द्वारा किए गए कार्यों की वास्तविक सफलता तब तक अधूरी है जब तक वे हर व्यक्ति के जीवन को एक नई दिशा नहीं दे सकते। इसलिए उसने अपना ध्यान केवल महिला सशक्तिकरण से बढ़ाकर बच्चों और युवाओं की शिक्षा पर भी केंद्रित किया। वह जानती थी कि एक उज्ज्वल भविष्य की शुरुआत शिक्षा से होती है। नई पहल, सपने हम सभी के हैं। शिवानी ने सपने हम सभी के हैं नामक एक नई पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य था बच्चों को उनकी क्षमता के बारे में समझाना और उन्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना। उसने कई स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों से संवाद किया और उन्हें यह समझाया कि शिक्षा केवल एक पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए एक अनमोल हथियार है। इस अभियान का सबसे खास पहलू यह था कि शिवानी ने यह सुनिश्चित किया कि यह कार्यक्रम सिर्फ शहरों तक ही सीमित न रहे, बल्कि दूर दराज के गांवों में भी बच्चों तक पहुंच सके। शिवानी ने स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर बच्चों के लिए पुस्तकालय, डिजिटल क्लासरूम और अध्ययन केंद्र स्थापित किए ताकि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। सामाजिक जागरूकता और बदलाव। शिवानी के अभियान ने एक नई लहर शुरू की। लोग अब न केवल महिलाओं के अधिकारों के बारे में, बल्कि बच्चों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य
और समाज की मूलभूत समस्याओं के बारे में भी जागरूक हो रहे थे। शिवानी ने सामाजिक मुद्दों पर आधारित कई कार्यशालाओं का आयोजन किया, जिसमें स्थानीय अधिकारियों, शिक्षा मंत्रालय और समाज के अन्य हिस्सों को जोड़ने की कोशिश की। उसका मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। समाज की हर समस्या का समाधान तभी संभव है जब हम सभी मिलकर उसके खिलाफ काम करें। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और सहयोग शिवानी के कार्यों की सराहना अब न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में हो रही थी। उसे कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया और विभिन्न देशों के सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं से सहयोग प्राप्त हुआ। एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसने कहा, जब महिलाएं और बच्चे सशक्त होते हैं तो पूरा समाज सशक्त होता है। हमें सबको समान अवसर देना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सकें। उसकी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, बल्कि उन्होंने लोगों को अपनी दिशा और कार्य बदलने के लिए प्रेरित किया। शिवानी का व्यक्तिगत संघर्ष और बलिदान। शिवानी का सफर हमेशा आसान नहीं था। उसने कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना किया था। कभी कभी उसे अपने मिशन के प्रति पूरी दुनिया से विरोध और आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानती थी कि हर रास्ते में मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका सामना करना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। उसने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कई बलिदान किए। उसने अपने परिवार के साथ कम समय बिताया, लेकिन अपने मिशन को पूरा करने में वह हमेशा आगे रही। यह उसका समर्पण और उसकी मानसिक शक्ति ही थी जिसने उसे अपने उद्देश्य को पूरा करने में मदद की। अंतिम विरासत और संदेश। आज शिवानी की कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। उसका नाम अब उन लोगों के लिए जाना जाता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वह मानती थी कि यदि आप किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की ताकत आपको उस तक पहुंचाने में मदद करती है। शिवानी की यात्रा, उसके संघर्ष और उसकी सफलता ने यह साबित किया कि कोई भी सपना छोटा नहीं होता और हर व्यक्ति में अपनी दुनिया बदलने की शक्ति होती है। उसका अंतिम संदेश था, आपके सपने आपके हैं और अगर आप उनका पीछा करना बंद नहीं करते तो एक दिन वे आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता आती है। शिवानी की कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा है और जो मानता है कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होता है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति महर्षि देवदत्त के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिल रही, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे। महर्षि मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत का फल अवश्य मिलता है, लेकिन सही दिशा और सही नियमों के साथ। यदि तुम इन 15 नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का फल। पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। कहानी, लक्ष्यहीन श्रमिक। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में अमृत नाम का एक श्रमिक रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी गरीब ही बना रहा। उसकी मेहनत का कोई ठोस परिणाम नहीं दिखता था। वह रोज अलग अलग काम करता, कभी खेतों में मजदूरी, कभी लकड़ी काटना, कभी ईंटें ढोना, लेकिन सालों बाद भी उसकी स्थिति जस की तस थी। एक दिन वह बहुत निराश हो गया और नगर के प्रसिद्ध संत महात्मा आनंद के पास पहुंचा। गुरुदेव, मैं बचपन से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली। आखिर क्यों? महात्मा आनंद मुस्कुराए और बोले, बेटा, मेहनत तभी फल देती है जब सही दिशा में की जाए। क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या बनना चाहते हो? अमृत चौंक गया। उसने कभी इस पर विचार ही नहीं किया था। उसने जवाब दिया, गुरुदेव, मेरा कोई विशेष लक्ष्य नहीं है, मैं बस रोज काम करता हूं ताकि 2 वक्त की रोटी मिल सके। महात्मा आनंद ने उसे एक छोटी परीक्षा देने का निश्चय किया। परखने की परीक्षा। महात्मा आनंद ने अमृत को एक धनुष बाण दिया और कहा, इस बाण को इस पेड़ पर लगी उस लाल रंग की चिड़िया की आंख पर मारो। अमृत ने धनुष उठाया और निशाना लगाया, लेकिन तीर पेड़ से दूर गिर गया। महात्मा आनंद ने पूछा, क्या तुमने चिड़िया की आंख को ध्यान से देखा? अमृत ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो पूरे पेड़ को देख रहा था। महात्मा आनंद हंसे और बोले, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तक तुम्हारा ध्यान पूरे पेड़ पर रहेगा, निशाना सही नहीं लगेगा। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जब तक तुम्हारा ध्यान सिर्फ मेहनत पर होगा और तुम्हारा कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अमृत का परिवर्तन। अमृत को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय किया।
वह नगर का सबसे अच्छा कारीगर बनना चाहता था। अब उसने अपनी सारी मेहनत उसी दिशा में केंद्रित कर दी। पहले वह सिर्फ मजदूरी करता था, लेकिन अब वह बढ़ईगिरी और मूर्तिकला सीखने लगा। कुछ वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वह नगर का सबसे प्रसिद्ध कारीगर बन गया। राजा ने उसे अपने महल की नक्काशी करने का अवसर दिया और वह धन धान्य से भर गया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस यही कहता, पहले अपने जीवन का लक्ष्य तय करो, फिर मेहनत करो। मेहनत का सही फल तभी मिलेगा जब दिशा सही होगी। पहला नियम, स्पष्ट लक्ष्य तय करो। अगर तुम्हारा लक्ष्य साफ नहीं है तो मेहनत व्यर्थ जाएगी। पहले यह तय करो कि तुम्हें क्या बनना है, फिर पूरी ताकत लगा दो। सफलता अवश्य मिलेगी। मेहनत का फल। दूसरा नियम, आलस्य छोड़ो। कहानी, आलसी रामू और मेहनती श्याम। किसी गांव में रामू और श्याम नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों गरीब परिवार से थे और बचपन से ही साथ बड़े हुए थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत अंतर था। रामू आलसी था। वह हमेशा टालमटोल करता और कहता, कल कर लेंगे, अभी आराम कर लेते हैं। वहीं श्याम बहुत मेहनती था। वह हर काम समय पर करता और कभी भी आलस्य नहीं करता था। राजा की घोषणा। एक दिन गांव में घोषणा हुई कि राजा को अपने महल के लिए 2 राजमाली बागबान चाहिए। जिसने सबसे सुंदर बाग तैयार किया होगा उसे यह सम्मानित पद मिलेगा। यह सुनकर दोनों मित्रों ने सोचा कि यह उनके जीवन को बदलने का सुनहरा अवसर है। रामू और श्याम का तरीका, श्याम ने बिना समय गंवाए खेत में बीज बो दिए और रोज सुबह शाम उनकी देखभाल करने लगा। वह पौधों को पानी देता, खाद डालता और निराई गुराई करता। रामू ने भी बीज तो बो दिए, लेकिन वह हमेशा बहाने बनाता। अभी धूप बहुत तेज है, शाम को देख लूंगा। आज बहुत थकान है, कल पानी दे दूंगा। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, अभी कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे श्याम के पौधे बड़े होने लगे, जबकि रामू के पौधे सूखने लगे। कुछ ही महीनों में श्याम का बाग फूलों और फलों से भर गया, जबकि रामू का बाग बंजर रह गया। राजा का निर्णय। जब राजा ने दोनों के बाग देखे तो वे श्याम के हरे भरे बाग से बहुत प्रभावित हुए और उसे महल का राजमाली बना दिया। वहीं रामू को उसके आलस्य की सजा मिली और वह अपनी गरीबी से कभी बाहर नहीं निकल पाया। नियम 2, आलस्य छोड़ो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, आलस्य सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति समय पर काम नहीं करता, उसका समय उसे पीछे छोड़ देता है। मेहनत का फल तभी मिलता है जब उसे सही समय पर किया जाए। शिक्षा, एक काम को टालो मत, बल्कि तुरंत पूरा करो। 2, जो आलस्य करता है वह अवसर खो देता है। 3, सफलता मेहनत वालों को मिलती है, बहाने बनाने वालों को नहीं। अगर तुम आलसी हो तो तुम्हारी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी। मेहनत का असली फल वही पाता है जो समय पर और निरंतर प्रयास करता है। 3, जो जल्दी हार मान लेता है वह अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। बांस का पौधा 5 साल तक जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करता है, फिर अचानक ऊंचाई की ओर बढ़ता है। जीवन में भी धैर्य रखो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। मेहनत का फल। 5वां नियम, लगातार सीखते रहो। कहानी, मूर्तिकार समीर और अधूरी सीख। किसी समय की बात है, एक गांव में समीर नाम का युवक रहता था। उसे बचपन से ही मूर्तियां बनाने का शौक था। वह गांव के सबसे अनुभवी मूर्तिकार गुरु वासुदेव के पास सीखने गया। गुरुजी ने उसे बारीकियों से मूर्तिकला सिखाना शुरू किया। कुछ ही महीनों में समीर को लगा कि वह सब कुछ सीख चुका है। उसने सोचा, अब मुझे और सीखने की जरूरत नहीं, मैं खुद का काम शुरू कर सकता हूँ। गुरुजी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समीर जिद पर अड़ा रहा और गांव में अपनी मूर्तियां बेचने लगा। समीर की गलती, शुरू में उसकी मूर्तियां बिकने लगीं, लेकिन जब नगर से आए एक बड़े व्यापारी ने उसकी मूर्तियों को देखा तो उसने कहा, तुम्हारी मूर्तियां सुंदर हैं, लेकिन इनमें जान नहीं है। असली कलाकार की मूर्तियों में भावनाएं दिखती हैं। यह सुनकर समीर निराश हो गया। वह वापस गुरु वासुदेव के पास पहुंचा और बोला, गुरुजी, मेरी मूर्तियां अच्छी होने के बाद भी लोग उन्हें महान नहीं मानते, क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने सीखना बंद कर दिया था। ज्ञान कभी पूरा नहीं होता। जब तक तुम खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक असली सफलता नहीं मिलेगी। नया प्रयास और सफलता। समीर ने अपनी गलती समझ ली। अब उसने फिर से गुरुजी के पास रहकर मूर्तिकला की बारीकियां सीखना शुरू किया। उसने महीनों तक कठोर अभ्यास किया, नए तरीके सीखे और हर दिन अपने कौशल को निखारता रहा। कुछ साल बाद उसकी मूर्तियां इतनी सुंदर बन गईं कि राजा ने उसे महल के लिए विशेष मूर्तियां बनाने का कार्य सौंपा। अब जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस यही कहता, सीखना कभी मत छोड़ो, सीखते रहोगे तो ही आगे बढ़ोगे। नियम 5,
लगातार सीखते रहो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, जो यह सोचता है कि वह सब कुछ जानता है वह वहीं रुक जाता है, लेकिन जो सीखते रहता है वह हमेशा आगे बढ़ता है। शिक्षा 1, ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। 2, सफलता उन्हीं को मिलती है जो खुद को सुधारते रहते हैं। 3, जो सीखना बंद कर देता है वह रुक जाता है, लेकिन जो सीखते रहता है वह ऊंचाइयां छूता है। अगर सफलता पानी है तो सीखना तभी मत छोड़ो। जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे। मेहनत का फल। 6ठा नियम, समय का सही उपयोग करो। कहानी, आलसी अर्जुन और समय की कीमत। एक नगर में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, वह समय की कदर नहीं करता था। हर दिन वह सोचता, आज नहीं कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है। वह अपने कामों को टालता रहता और समय को व्यर्थ गंवाता। गुरु का पाठ। नगर में एक विद्वान गुरु महात्मा चाणक्य रहते थे। अर्जुन ने उनसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा जताई। गुरुजी ने कहा, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सूर्योदय से पहले आश्रम आ जाना, देर मत करना। अर्जुन ने सोचा, सुबह जल्दी उठना कठिन होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। समय की परीक्षा। अगली सुबह अर्जुन आश्रम पहुंचा, लेकिन सूरज पहले ही निकल चुका था। गुरुजी ने उसे वापस भेज दिया और कहा, तुम देर से आए हो, सीखने का यह अवसर तुमने गंवा दिया। अर्जुन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि एक दिन देर होने से क्या फर्क पड़ता है। अगले दिन वह फिर से देर से पहुंचा। गुरुजी ने फिर से उसे लौटने को कहा। तीसरे दिन वह समय से पहले पहुंचा। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तुम सीखने के लिए तैयार हो, क्योंकि तुमने समय की कीमत समझ ली है। समय सबसे मूल्यवान चीज है, जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। अर्जुन का परिवर्तन। गुरु के इस पाठ से अर्जुन की सोच बदल गई। उसने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। अब वह हर कार्य को तुरंत करता, समय पर उठता और कभी भी कार्यों को टालता नहीं था। कुछ वर्षों में वह नगर का सबसे विद्वान व्यक्ति बन गया। राजा ने उसे अपने दरबार में सम्मानित स्थान दिया। जब लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते तो वह बस यही कहता, समय का सदुपयोग करो। समय सबसे अनमोल संपत्ति है, इसे व्यर्थ मत गमाओ। नियम 6, समय का सही उपयोग करो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह सफलता के शिखर पर पहुंचता है। जो समय बर्बाद करता है वह जीवन भर पछताता है। शिक्षा 1, समय कभी वापस नहीं आता। जो समय चला गया वह फिर कभी नहीं मिलेगा। 2, काम को टालो मत। जो कार्य अभी कर सकते हो उसे तुरंत पूरा करो। 3, सफल लोग समय की कद्र करते हैं। समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। जो समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। मेहनत का फल। 7वां नियम, सकारात्मक सोच रखो। कहानी, नंदू और मंदू की सोच का अंतर। एक गांव में नंदू और मंदू नाम के 2 मित्र रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नंदू हमेशा सकारात्मक सोचता और कहता, अगर मैं प्रयास करता रहूं तो मैं जरूर सफल होऊंगा। नंदू हमेशा नकारात्मक सोचता और कहता, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा नहीं लिखा, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूं कुछ नहीं बदलने वाला। राजा की परीक्षा। एक दिन गांव के राजा ने घोषणा की, जो भी व्यक्ति मेरी नई बगिया को सुंदर बना सकेगा उसे इनाम मिलेगा। नंदू और मंदू दोनों ने इस अवसर को अपनाया और बगिया को संवारने का कार्य शुरू किया। नंदू ने पूरे जोश से काम किया। जब कोई समस्या आती तो वह कहता, यह चुनौती है, इसे पार करना है। मंदू ने काम शुरू किया, लेकिन थोड़ी कठिनाई आते ही कहने लगा, यह काम मेरे बस का नहीं, मैं हार जाऊंगा। धीरे धीरे नंदू की बगिया हरी भरी और सुंदर बन गई, जबकि मंदू आधे अधूरे प्रयासों के कारण असफल हो गया। राजा का निर्णय। राजा ने नंदू को बुलाया और कहा, तुम्हारी मेहनत और सकारात्मक सोच ने तुम्हें सफलता दिलाई, तुम्हें इनाम स्वरूप मेरा बागबान बनाया जाता है। मंदू यह देखकर निराश हुआ और सोचने लगा, अगर मैंने भी नंदू की तरह सकारात्मक सोच रखी होती तो मैं भी सफल हो सकता था। नंदू की सफलता का रहस्य। जब लोगों ने नंदू से उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, मेहनत तभी रंग लाती है जब तुम्हारी सोच सकारात्मक हो। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई भी मेहनत तुम्हें सफल नहीं बना सकती। नियम 7, सकारात्मक सोच रखो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है वह बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाता है, लेकिन जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। शिक्षा 1, हमेशा सकारात्मक सोचो। मुश्किलें आएंगी लेकिन उनका हल भी मिलेगा। 2, खुद पर विश्वास रखो। जो खुद को हारा मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता।
3. नकारात्मकता से दूर रहो। नकारात्मक सोच तुम्हारी मेहनत को व्यर्थ कर सकती है। अगर तुम अपनी सोच को सकारात्मक रखोगे तो मेहनत का फल जरूर मिलेगा। मेहनत का फल। 8वां नियम, सही दिशा में मेहनत करो। कहानी। 2 लकड़हारे। अजय और विजय। बहुत समय पहले एक घने जंगल के पास अजय और विजय नाम के 2 मित्र रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे और लकड़हारी का काम करते थे। वे रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटते और उन्हें शहर में बेचकर अपना गुजारा करते थे। अजय और विजय दोनों ही अपने काम में घंटों मेहनत करते, लेकिन उनकी आमदनी में बहुत फर्क था। अजय हर दिन 8 घंटे काम करता और हर दिन ढेर सारी लकड़ियां काट कर लाता। विजय भी उतनी ही मेहनत करता था, लेकिन वह अक्सर कुछ सोचने और नई चीजें सीखने में भी समय लगाता था। अजय को लगता कि विजय अपना समय बर्बाद कर रहा है, जबकि उसे केवल लकड़ियां काटने पर ध्यान देना चाहिए। दोनों की मेहनत का फर्क। एक दिन अजय ने विजय से कहा, तुम हर दिन मेरे जितनी ही मेहनत करते हो, लेकिन तुम मेरी तरह लकड़ियां नहीं काट पाते। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। विजय मुस्कुराया और कहा, भाई, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अजय ने हंसते हुए कहा, मेहनत बस मेहनत होती है। ज्यादा लकड़ियां काटोगे तो ज्यादा कमाओगे, यह सोचने का समय नहीं है। महत्वपूर्ण सबक। अगले दिन अजय ने देखा कि विजय कुछ समय अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाता है, फिर लकड़ी काटने जाता है। अजय ने चिढ़कर कहा, तुम कुल्हाड़ी तेज करने में समय बर्बाद कर रहे हो। मैं सीधे पेड़ काट रहा हूँ और तुमसे ज्यादा लकड़ियां ला रहा हूँ। विजय ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, देखते हैं। कुछ ही दिनों में अजय को महसूस हुआ कि उसकी कुल्हाड़ी पहले जैसी तेज नहीं रही। अब उसे लकड़ी काटने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी वह विजय से कम लकड़ियां काट पा रहा था। उधर विजय की तेज कुल्हाड़ी के कारण वह कम मेहनत में ज्यादा लकड़ियां काट रहा था। परिणाम और शिक्षा। कुछ महीनों बाद विजय ने अपनी बचत से एक नई कुल्हाड़ी खरीदी और लकड़ी काटने के लिए नई तकनीक भी सीख ली। अब वह कम समय में दोगुनी लकड़ियां काट रहा था। अजय, जो सिर्फ बिना सोचे समझे मेहनत करता रहा, अब थक चुका था और उसकी आमदनी कम होती जा रही थी। तब विजय ने कहा, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। अगर कुल्हाड़ी तेज ना हो तो कितनी भी मेहनत कर लो, लकड़ियां जल्दी नहीं कटेंगी। अजय को अपनी गलती समझ आ गई। उसने भी विजय से सीख ली और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वह भी कम समय में ज्यादा लकड़ियां काटने लगा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। नियम 8, सही दिशा में मेहनत करो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, अगर तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है तो वह व्यर्थ हो सकती है। केवल परिश्रम ही नहीं, बुद्धिमत्ता और योजना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा। 1, सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। 2, बुद्धिमानी से काम करना मेहनत करने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है। 3, तकनीक और सही उपकरणों का उपयोग मेहनत को अधिक प्रभावशाली बना सकता है। अगर तुम सही दिशा में मेहनत करोगे तो कम मेहनत में भी ज्यादा सफलता मिलेगी। मेहनत का फल। 9वां नियम, धैर्य बनाए रखो। कहानी। किसान रामदास और बांस के बीच। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामदास नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था और अपने खेतों में हर तरह की फसल उगाता था, लेकिन वह जल्दी सफल होना चाहता था। एक दिन उसने एक महात्मा से सुना कि बांस का पेड़ बहुत कीमती होता है। वह तुरंत बांस के बीज खरीद लाया और अपने खेत में बो दिया। हर दिन वह बीजों की देखभाल करता, उन्हें पानी देता, लेकिन 1 महीने बाद भी कोई अंकुर नहीं फूटा। उसने सोचा कि शायद बीज खराब है, लेकिन फिर भी उसने पानी देना जारी रखा। धैर्य की परीक्षा। 6 महीने बीत गए, लेकिन अब भी बांस के बीज से कोई पौधा नहीं निकला। रामदास निराश होने लगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। रामदास, तुम बेवजह मेहनत कर रहे हो, इन बीजों से कुछ नहीं उगने वाला। लेकिन रामदास को महात्मा की बात याद थी। बांस का पेड़ धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन जब उगता है तो आसमान छूता है, उसने हार नहीं मानी और बीजों को पानी देता रहा। 5 साल बाद चमत्कार हुआ। 5 साल तक कोई अंकुर नहीं निकला, लेकिन 5वें साल के अंत में अचानक बांस के पौधे उगने लगे और सिर्फ कुछ ही हफ्तों में वे 90 फीट ऊंचे हो गए। रामदास को समझ आ गया कि 5 साल तक बीज जमीन के नीचे मजबूत जड़ें बना रहा था। जब जड़ें मजबूत हो गईं, तो बांस का पेड़ तेजी से बढ़ा। गांव वालों की सीख। जो लोग पहले रामदास का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। गांव के राजा ने उसे अपने उद्यान में बांस के पेड़ उगाने का कार्य सौंपा। रामदास ने कहा, सफलता तुरंत नहीं मिलती, अगर मेहनत सही है तो फल जरूर मिलेगा, बस धैर्य बनाए रखना चाहिए। नियम 9,
धैर्य बनाए रखो, महर्षि देवदत्त कहते हैं। हर सफलता के पीछे धैर्य की ताकत होती है। तुरंत फल पाने की चाह में लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो धैर्य रखता है वह हमेशा जीतता है। शिक्षा, एक सफलता का बीज तुरंत नहीं उगता, उसे समय लगता है। 2, जो धैर्य नहीं रखते वे बीच में ही हार मान लेते हैं। 3, अगर मेहनत सही दिशा में हो तो धैर्य रखने से बड़ा परिणाम जरूर मिलेगा। बांस के पेड़ की तरह जड़ें मजबूत बनाओ, फिर सफलता खुद ब खुद आसमान छुएगी। मेहनत का फल। 10वां नियम, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। कहानी, अर्जुन और चिड़िया की आंख। महाभारत काल में जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, तब उन्होंने एक दिन सभी शिष्यों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने एक पेड़ की शाखा पर एक लपरी की चिड़िया रखी और कहा, जिसे इस चिड़िया की आंख पर तीर मारना है वह बारी बारी से आए और निशाना लगाए। शिष्यों की परीक्षा सबसे पहले युधिष्ठिर आगे बढ़े। गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, मुझे पेड़, उसकी टहनियां, चिड़िया, आकाश और सब कुछ दिख रहा है। गुरुजी बोले, तुम निशाना नहीं लगा सकते, हट जाओ। इसके बाद भीम, नकुल, सहदेव और अन्य शिष्य आए। सभी ने कुछ न कुछ अलग अलग चीजें देखी, पेड़, पत्तियां, आसमान, चिड़िया की पूरी आकृति आदि। गुरुजी ने सभी को निशाना लगाने से रोक दिया। अर्जुन के अड़ेगता। अब अर्जुन की बारी आई। गुरु द्रोण ने वही सवाल किया, अर्जुन, तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन ने उत्तर दिया, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं। गुरु द्रोण ने फिर पूछा, क्या तुम्हें पेड़, पत्ते, आसमान दिख रहे हैं? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, नहीं गुरुदेव, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अब तीर चलाओ। अर्जुन ने निशाना साधा और तीर सीधा चिड़िया की आंख में जाकर लदा। गुरु द्रोण का संदेश। गुरु द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों को समझाया, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं। अगर तुम्हारा ध्यान चारों तरफ भटक रहा है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं भेज सकते। अर्जुन ने इस सीख को जीवन भर अपनाया और आगे चलकर महान धनुर्धर बना। नियम 10, अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, अगर तुम्हारा ध्यान लक्ष्य से भटक रहा है तो सफलता असंभव है, लेकिन अगर तुम सिर्फ अपने लक्ष्य को देखते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। शिक्षा, एक, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देखो, तभी तुम उसे प्राप्त कर पाओगे। 2, अगर ध्यान भटकता रहेगा तो सफलता दूर होती जाएगी। 3, सफल लोग वही होते हैं जो सिर्फ अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। अगर तुम्हें सफलता पानी है तो सिर्फ अपने लक्ष्य को देखो और बिना भटके उस पर आगे बढ़ते रहो। मेहनत का फल। 11वां नियम, असफलता से घबराओ मत, उससे सीखो। कहानी, राजा विक्रम और पत्थर की दीवार। प्राचीन काल में विक्रम नाम का एक राजा था। वह बहुत बुद्धिमान और पराक्रमी था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी, वह असफलता से बहुत डरता था। जब भी उसे किसी युद्ध में हार का सामना करना पड़ता या कोई योजना सफल नहीं होती तो वह निराश हो जाता और सोचता कि शायद वह अच्छा राजा नहीं है। राजा की परीक्षा। एक दिन उसके राज्य पर दुश्मन ने आक्रमण किया। राजा विक्रम ने पूरी ताकत से युद्ध किया, लेकिन वह पराजित हो गया। वह बहुत दुखी हुआ और अकेले एक जंगल में चला गया, यह सोचते हुए कि शायद वह एक अच्छा राजा बनने के योग्य नहीं है। वह जंगल में एक आश्रम में पहुंचा जहां एक महात्मा रहते थे। महात्मा ने राजा को देखा और पूछा, राजन, आप इतने निराश क्यों हैं? राजा ने कहा, मैं बार बार असफल हो रहा हूँ, शायद मैं योग्य नहीं हूँ। पत्थर की दीवार का रहस्य। महात्मा ने राजा को अपनी कुटिया के पास ले जाकर एक अधूरी पत्थर की दीवार दिखाई। राजा ने पूछा, गुरुदेव, यह दीवार अधूरी क्यों है? महात्मा बोले, मैंने इसे कई बार बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार यह गिर जाती थी। राजा ने चकित होकर पूछा, तो फिर आपने इसे बनाना बंद क्यों नहीं किया? महात्मा मुस्कुराए और बोले, हर बार जब यह दीवार गिरती है तो मैं समझता हूँ कि कहाँ गलती हुई, फिर अगली बार मैं उस गलती को सुधार कर दोबारा निर्माण शुरू करता हूँ। अगर मैं पहली बार की असफलता से हार मान लेता तो यह दीवार कभी नहीं बनती, लेकिन हर असफलता मुझे और मजबूत बनाती है। राजा को सीख मिली। राजा विक्रम को अपनी गलती समझ आ गई। मैं हर असफलता को अपनी कमजोरी मान रहा था, लेकिन असफलता तो सीखने का अवसर होती है। अगर मैं हर हार के बाद अपनी गलतियों को सुधारूं तो मैं जरूर विजयी बनूंगा। राजा विक्रम वापस अपने राज्य लौटा, अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सेना को नए सिरे से तैयार किया। कुछ समय बाद उसने फिर से युद्ध लड़ा और इस बार जीत हासिल थी। अब वह हर असफलता को सफलता की सीढ़ी मानता था। नियम 11, असफलता से घबराओ मत, उससे सीखो। महर्षि देवदत्त कहते हैं, असफलता सिर्फ यह बताती है कि कुछ सुधार की जरूरत है।
जो व्यक्ति असफलता से सीखकर आगे बढ़ता है वही सच्चा विजेता बनता है। शिक्षा 1, असफलता को अपनी कमजोरी मत बनाओ, उसे सीखने का अवसर बनाओ। 2, हर हार के बाद सोचो कि कहाँ गलती हुई और उसे सुधारो। 3, सफल लोग वही होते हैं जो गिरकर दोबारा उठते हैं और बेहतर बनते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर असफलता से सीखते हैं और उसे पार करके आगे बढ़ते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में प्रकाश नाम का लड़का रहता था जो कि बहुत ही गरीब था। वह कैसे भी करके गरीबी से निकलना चाहता था, जिसके लिए वह बहुत मेहनत भी किया करता था, पर वह इतना नहीं कर पाता था कि अपनी जिंदगी को सुकून से जी सके, जिस बात से वह बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक बार वह अपने घर के बाहर बैठा था कि तभी वह एक बूढ़े आदमी को देखता है जो कि 3 बड़े बड़े बक्सों को अपने सर पर रखकर चल रहा था। देखने से वह कोई व्यापारी व्यतीत होता, परंतु साफ दिख रहा था कि बक्सों के वजन ने उसे थका दिया है और उसे आराम की जरूरत है। तभी प्रकाश देखता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक पेड़ के पास अपने बक्से एक एक करके उतार ही रहा होता है कि वह थकान की वजह से गिर जाता है और बक्से साइड में जाकर गिरते हैं। यह देखकर प्रकाश तुरंत ही उस बूढ़े व्यक्ति की सहायता करने के लिए जाता है। बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश का धन्यवाद करता है और पेड़ के नीचे बैठकर आराम से पानी पीता है। प्रकाश कहता है कि आप बहुत बूढ़े हैं, फिर भी आप इतना वजन उठा रहे हैं, यह आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं एक व्यापारी हूं और बीच रास्ते में ही मेरा गधा मर गया, इस कारण मुझे यह सामान अपने सर पर उठाकर अपने गांव ले जाना पड़ रहा है। अगर तुम मेरी मदद करो यह सामान मेरे गांव तक ले जाने के लिए तो मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। व्यापारी की यह बात सुन प्रकाश खुश हुआ और उसने बूढ़े व्यापारी से कहा कि आपकी हालत ऐसी है, यदि आप मुझे पैसे ना भी दें मैं तब भी आपकी मदद करने को तैयार हूँ। व्यापारी प्रकाश के सर पर एक बक्सा रखता और 2 बक्से अपने सर पर रख लेता है और प्रकाश से कहता है कि तुम मेरे एक बक्से को मेरे गांव तक पहुंचा दो, जो कि थोड़ी सी दूरी पर है, तो मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। जिस पर प्रकाश राजी हो जाता है और व्यापारी और प्रकाश मिलकर सफर शुरू करते हैं। काफी दूर चलने के बाद गांव खत्म हो जाता है और एक नदी आती है। प्रकाश नदी पार करने के लिए नदी में उतर जाता है, परंतु बूढ़ा व्यापारी नदी में पैर नहीं रखता। तो प्रकाश कहता है कि बाबा, आप नदी में क्यों नहीं उतर रहे हैं? हमें आपके गांव जाने के लिए नदी पार करनी होगी। बूढ़ा व्यापारी कहता है कि बेटा, मेरी उम्र ज्यादा हो गई है और मैं यदि नदी में फिसल गया तो मुझे बहुत ज्यादा चोट लगेगी। इससे अच्छा है कि तुम मेरा एक और बक्सा अपने सर पर रख लो, जिसके लिए मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। यह सुन प्रकाश बूढ़े व्यापारी से कहता है कि आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यदि आप मुझे एक भी मुद्रा ना दें मैं फिर भी आपकी मदद करूंगा। यह कहकर वह बूढ़े व्यक्ति से एक और बक्सा लेकर अपने सर पर रख लेता है, जिससे बूढ़ा व्यक्ति प्रकाश से बहुत प्रसन्न होता है और उसके जीवन के दुख पूछता है। तब प्रकाश बताता है कि वह कितना गरीब है, जिसके लिए वह कितनी ज्यादा मेहनत करता है, जिसके लिए व्यापारी प्रकाश की तारीफ करता है। दूसरे बक्से का वजन सचमुच ज्यादा था। वजन इतना ज्यादा था कि प्रकाश नदी में लड़खड़ाने लगा। नदी पार होने पर प्रकाश ने बूढ़े व्यापारी से पूछा कि बाबा, इस दूसरे बक्से में क्या है? तब बूढ़ा व्यापारी बताता है कि बेटा, पहले बक्से में तांबे के सिक्के हैं और इस दूसरे बक्से में चांदी के सिक्के हैं। ये सुनने के बाद प्रकाश थोड़ा अचंभित हुआ कि लगता है व्यापारी ना समझ है, इतना पैसा साथ में लेकर चल रहा है, फिर भी कोई सवारी का इंतजाम नहीं किया। गधा मर गया था तो क्या हुआ, कोई दूसरी सवारी भी तो खरीद सकते था। यह सोचकर प्रकाश आगे की ओर चलने लगा। आगे चलते चलते एक घना सुनसान जंगल पड़ा, जिसने प्रकाश के मन में लालच जरने लगा और प्रकाश सोचने लगा कि यदि मैं यह दोनों बक्से लेकर भाग जाऊं तो बूढ़ा व्यक्ति मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा और इन पैसों से मैं कोई अच्छा व्यापार कर सकता हूं। थोड़ी देर बाद ही प्रकाश को अफसोस हुआ कि मैं यह क्या सोच रहा था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति लाचार है और उसे मेरी सहायता की जरूरत है। यदि मैं उसके साथ विश्वासघात करूंगा तो मैं अपने आप को जीवन में कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कहकर वह मन ही मन प्रायश्चित करने लगा और आगे की ओर चलने लगा। काफी देर तक पैदल चलने के बाद एक बड़ा सा पहाड़ सामने आया। बूढ़े व्यापारी ने बताया कि बेटा, मेरे गांव तक जाने के लिए इस पहाड़ को पार करना होगा। यह सुन प्रकाश थोड़ा सा घबरा गया, क्योंकि उसके सर पर बहुत वजन था और इतना वजन लेकर ऊपर चढ़ना बहुत ही मुश्किल काम था। परंतु प्रकाश ने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति ऊपर चढ़ने के लायक नहीं है। तभी बूढ़े व्यापारी ने प्रकाश से कहा कि बेटा, तुम ऐसा करो कि तुम मेरा यह वाला बक्सा भी अपने सर पर रख लो, मैं तुम्हें 400 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। प्रकाश ने कहा, ठीक है बाबा,
आप आराम से चलो, मैं यह बक्सा रख लेता हूँ। परंतु प्रकाश के मन में सवाल था कि इस बक्से में क्या है। प्रकाश ने बूढ़े व्यापारी से पूछा कि बाबा, इस बक्से में क्या है? तब बूढ़े व्यापारी ने बताया कि बेटा, इस तीसरे और आखिरी बक्से में सोने की स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुन प्रकाश अचंभित हो गया और सोचने लगा कि यदि मैं यह तीनों बक्से लेकर भाग जाऊं तो यह बूढ़ा व्यापारी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। यदि यह तीनों बक्सों का पैसा मैंने अपनी जिंदगी सुधारने के लिए उपयोग किया तो मैं अपने नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा और मेरी जिंदगी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। परंतु फिर प्रकाश के मन में ख्याल आया कि मुझे बूढ़े व्यापारी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। उसने मुझसे आशा लगाई है। यह सोचकर वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया और बूढ़ा व्यक्ति आराम से आ रहा था। वह अभी तक पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच पाया था। तभी प्रकाश ने सोचा कि बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत दूर है, अभी मेरे पास मौका है। अगर मैं इस धन को अभी लेकर नहीं भागा तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक छोटे से काम से मेरी जिंदगी बदल सकती है। वैसे भी यह मुझे कोई व्यापारी नहीं लगता, किसी व्यापारी के पास इतना पैसा नहीं हो सकता है। और अगर यह व्यापारी है तो क्या यह कोई सवारी भी नहीं कर सकता था। प्रकाश ने खुद के मन को दिलासा दिया और पहाड़ के ढलान का सहारा लिया और तेजी से तीनों बक्सों को लेकर नीचे की ओर चलने लगा। बूढ़ा व्यक्ति अभी बहुत दूर था। प्रकाश चलता गया और जब तक वह अपने नगर नहीं पहुंच गया तब तक वह नहीं रुका। उसने अपने घर पर जाकर बक्सों को खोलना शुरू किया। प्रकाश ने पहला बक्सा खोला तो उसमें लोहे के सिक्के थे। यह देख प्रकाश हैरान रह गया। प्रकाश ने दूसरा बक्सा खोला, उसमें भी लोहे के सिक्के थे और तीसरे बक्से में भी लोहे के सिक्के थे। यह सोचकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया कि उस व्यापारी ने मुझसे झूठ क्यों बोला। मुझसे इतनी मेहनत कराई और मैं मुश्किल से भागा, फिर भी मुझे इसका फल नहीं मिला। प्रकाश ने ध्यान से देखा तो उसे तीसरे बक्से में एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि मैं कोई व्यापारी नहीं, मैं तुम्हारे ही नगर का राजा हूँ। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे एक ईमानदार बारिश की जरूरत है और यह मेरा रचा हुआ खेल है। इस खेल के जरिए मैं अपने नगर का सबसे ईमानदार इंसान ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम ईमानदार रहते तो मैं तुम्हें राजा बना देता, पर तुम्हारे लालच ने तुम्हें किस्मत पर राज करने से रोक लिया। अब जिंदगी भर इसी पछतावे में रहना। यह पत्र पढ़ प्रकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। यदि वह राजा के साथ पहाड़ी की ढलान भी पार कर देता तो उसका इम्तिहान पूरा हो जाता और वह नगर का राजा बन जाता, पर उसके लालच ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया और किस्मत का मारा बना दिया। प्रकाश को अपनी सोच का घृणा होने लगी कि वह राजा नहीं बन पाया। इस पश्चाताप के गम में वह कुछ समय बाद मर गया। गौतम बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच है। यदि कोई अपने लालच को नियंत्रित करके कार्य कर तो वह जीवन में अवश्य सफल होगा और ऐसे व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। नकारात्मकता व्यक्ति के मन के एक छोटे से भाग से उत्पन्न होती है और शुरू में एक छोटे बीज के तरह होती है। यदि इस बीज को शुरू में ही नष्ट कर दिया जाए तो हमारे जीवन के 80% दुख ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। रामू रोजाना उस व्यक्ति की दुकान पर मक्खन देने के लिए आता था और वह ऐसा लगातार कई सालों से कर रहा था। परंतु दुकानदार ने एक दिन सोचा कि मैं रामू पर आंखें बंद करके भरोसा कर रहा हूँ। क्या यह सच में मुझे रोजाना 1 किलो मक्खन देता भी है या नहीं? दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो उसे समझ में आया कि रामू उसे धोखा दे रहा है। मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है, जिससे दुकानदार को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह रामू पर भरोसा करता था। दुकानदार गांव की पंचायत में गया और रामू की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और रामू को बुलाया गया। सरपंच जी ने रामू से कहा कि तुमने दुकानदार के साथ धोखा किया है। उसने तुम पर भरोसा किया परंतु तुमने उसे रोजाना सिर्फ 900 ग्राम मक्खन ही दिया और तुम ऐसा कई वर्षों से कर रहे हो। मतलब कि तुमने दुकानदार का बहुत बड़ा नुकसान किया है। क्या अब तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे? रामू ने कहा कि सरपंच जी, मेरे घर पर वजन करने के उपकरण मौजूद नहीं है, परंतु मैं वजन करने के लिए एक विधि का उपयोग करता हूँ। जब मैं दुकानदार को रोजाना मक्खन देकर आता हूँ तब मैं दुकानदार से 1 किलो चने खरीद कर लेकर आता हूँ और मैं उन्हें चने को तराजू पर रखकर मक्खन को तौलता हूँ। बाकी के जवाब आप दुकानदार से पूछिए, क्योंकि यदि उसका मक्खन कम है तो सीधी सी बात है कि वह मुझे सिर्फ 900 ग्राम ही चने देता है, क्योंकि मैं चने के सहारे ही मक्खन का वजन करता हूँ। सरपंच को यह बात पता चली तो सरपंच ने दुकानदार को बहुत अपमानित किया एवं उसे धोखेबाज कहा। दुकानदार जिसने बहुत मेहनत से सम्मान और इज्जत कमाई थी, परंतु जब गांव वालों को पता चला कि वह धोखेबाज है तो पूरे गांव में सभी लोग उसे धोखेबाज कह के बुलाने लगे।
इस प्रकार दुकानदार को अपमानित होकर वह गांव छोड़कर जाना पड़ा। एक सेठ जो कि काफी ज्यादा कंजूस था, सालों से वह एक ही पजामा पहन रहा था और वह नया पजामा नहीं लेता था। उसे लगता था कि इससे पैसा खर्च होगा। घर वालों के बहुत प्रयास करने के बाद कंजूस सेठ ने एक पजामा खरीद लिया। जब पजामा सिलकर तैयार हुआ और जब सेठ अपनी दुकान पर जा रहा था तो उसने नहाकर वह पजामा पहनने का निर्णय लिया। सेठ ने उस पजामे को पहना, तब उसे पता चला कि वह पजामा 5 उंगली बड़ा है। उसने उस पजामे को उतार दिया और सेठानी के पास गया कि इस पजामे को 5 उंगली छोटा कर दो ताकि मैं इसे पहन सकूं। परंतु सेठानी अपने कार्य में बिजी थी। सेठानी ने कहा कि इस रख दो, मैं बाद में कर दूंगी। सेठ ने कहा ठीक है, इसे कर देना। परंतु सेठ को लगा कि शायद सेठानी घूर न जाए, इसलिए वह अपने पुत्र वधू के पास गया और उससे कहा कि पुत्री, इस पजामे को 5 उंगली छोटा कर देना, यह बड़ा है और मैं इसे पहन नहीं पा रहा हूँ। पुत्र वधू ने कहा ठीक है पिताजी, मैं अनाज को साफ करने के बाद आपके पजामे को ठीक कर दूंगी। परंतु सेठ को लगा कि पुत्र वधू अपने कार्य में कुछ ज्यादा ही व्यस्त है, इसलिए वह अपनी बेटी के पास गया और उसे कहा कि बेटी, मेरा पजामा 5 उंगली बड़ा है, इसे तुम 5 उंगली छोटा कर दो। बेटी पढ़ाई में व्यस्त थी, इसलिए उसने कहा पिताजी आप इसे रख दीजिए, मैं इसे ठीक कर दूंगी। सेठ ने पुराना पजामा पहना और दुकान पर चला गया। कुछ समय बाद सेठानी को याद आया कि सेठ जी ने बोला था पजामे को 5 उंगली छोटा करना है। सेठानी ने पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया और उसे टांग दिया। फिर बहू को याद आया कि ससुर जी पजामे को छोटा करने को बोल कर गए हैं, इसलिए पुत्र वधू ने भी पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया। थोड़ी देर बाद बेटी भी पढ़ाई से निर्चु हुई तो उसे भी याद आया कि पिताजी का पजामा 5 उंगली छोटा करना है। उसने भी पजामे को 5 उंगली छोटा कर दिया। जब सेठ रात को आया और जब उसने पजामे को देखा तब उसे समझ में आया कि वह पजामा पहनने के लायक नहीं बचा है, क्योंकि यह उसकी ही गलती है। वह सभी को एक ही समय पर पजामा ठीक करने को बोल दिया था। वह किसी को भी गलत न ठहरा सका, क्योंकि सेठ समझ गया था यह उसी गलती है। उसने तीनों से एक ही समय पर वह कार्य करने को कह दिया, इसलिए वह कार्य बिगड़ गया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कार्य को किसी को देने से पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य को कौन करेगा। यदि एक ही समय पर एक कार्य को कई लोग करेंगे तो वह कार्य अत्यधिक बिगड़ सकता है। इसलिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि वह कार्य करने के लिए कौन पूर्ण रूप से सक्षम है। एक गांव में बहुत अमीर व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम किशोर था और उसकी पत्नी का सरिता था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। उनकी शादी को काफी समय हो चुका था। वह दोनों काफी ज्यादा अमीर थे, इसलिए अपने घर की देखभाल के लिए दोनों 2 नौकर रखा रखते थे जिनका नाम बहादुर और शमशेर था। उसी गांव के बाहर 2 चोर थे। उनसे पूरा गांव परेशान था, क्योंकि वह लोगों की अत्यधिक सावधानी के बावजूद भी चोरी कर लेते थे। उन दोनों चोरों ने विचार बनाया गांव के धनी व्यक्ति किशोर के घर चोरी करने का। वह रात्रि होते ही किशोर के घर में घुस गए। वह घर में कीमती सामान ढूंढने लगे, परंतु गलती से एक चोर के हाथ से कुछ गिर गया और शोर होने के कारण सरिता जग गई और आहार होने के कारण समझ गई कि कमरे के बाहर चोर है। परंतु यदि वह कमरे से बाहर गई तो उन दोनों पति पत्नी की जान को खतरा है। सरिता जानती थी कि यदि वह अपने दोनों नौकरों को किसी प्रकार उठा दे तो वह इन चोरों को आसानी से पकड़ लेंगे। परंतु मुश्किल थी कि उन दोनों नौकरों को किस प्रकार उठाया जाए। वह पास के कमरे में ही सो रहे थे। जहां तक आवाज पहुंचाना कोई मुश्किल कार्य नहीं था, परंतु यदि वह बिना किसी कारण के उन दोनों को आवाज लगाती है तो चोर समझ जाएंगे कि वह जान चुकी है कि घर में चोरी हो रही है। इससे उन दोनों की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए सरिता ने ऐसा नहीं किया। उसने अपने पति को उठाया और कहा कि हमारे घर में चोर है, हमें बहादुर और शमशेर को उठाना होगा। तो पति को समझ में नहीं आया कि यह कैसे होगा। चोर कमरे के बाहर तक पहुंच चुके थे, जिससे दोनों की जान को भी खतरा था। पत्नी ने कहा कि मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही करो। पत्नी ने चिल्लाते हुए कहा कि सुनो जी, आपको तो पता ही है कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अगर हमारा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखोगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि मैं उसका नाम बहादुर रखूंगा। फिर पत्नी ने जोर आवाज से कहा कि आपका अगर दूसरा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? पति ने चिल्लाते हुए कहा कि शमशेर नाम रखूंगा। फिर पत्नी ने कहा कि अगर तीसरा बेटा हुआ तो आप उसका क्या नाम रखेंगे? पति ने कहा कि मैं उसका नाम चोर रखूंगा। ये सुन दोनों चोर, जो कि कमरे के बाहर थे, बहुत खुश हुए। फिर सरिता ने कहा कि आपकी आवाज में तो दम ही नहीं है। जोर से बताओ कि आप अपने तीनों बेटों का क्या नाम रखोगे, बताओ।
किशोर ने जोरों से चिल्लाते हुए बताया कि बहादुर शमशेर चोर। सरिता बोली, तुम्हारी आवाज में दम नहीं है, मुझे जोरों से सुनना है ताकि पता चले कि तुम कितने खुश हो। पति ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहादुर शमशेर चोर, बहादुर शमशेर चोर। यह सुन बहादुर और किशोर उठे और मालिक के कमरे की तरह भागे। उन्होंने बाहर चोरों को देखा और उन्हें पकड़ लिया। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल वक्त में कभी भी हमें मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। ऐसा करना एक बड़ी समस्या को आमंत्रण देने जैसा है। मुश्किल समय में हमें अपनी मानसिक स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। ऐसा न करने से हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मुश्किल वक्त में हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक गांव में काफी समय से कुछ बन रहा था, यानी कि किसी प्रकार की इमारत बन रही थी। उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे। तभी उस गांव में से एक संत गुजर रहे थे, जिन्होंने काफी लोगों को काम करते हुए देखा। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने एक व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि भाई, यहाँ पर क्या बन रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, यहाँ पर कुछ भी बने, मुझे उससे क्या मतलब, मेरी जिंदगी बहुत खराब है। मैं यहाँ पर मजदूरी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे कुछ भी बने। जब शाम होगी तब मुझे मेरा पैसा मिलेगा और मैं अपने परिवार को भोजन खिला सकूंगा। मुझे इसके सिवा और कुछ नहीं पता। संत समझ गया कि यह व्यक्ति दुखी है। संत दूसरे व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई, यहाँ पर क्या बनेगा। उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, यहाँ पर कुछ भी बने, हमें क्या मतलब, हम तो सिर्फ काम कर रहे हैं, हमें सिर्फ पैसे से मतलब है। हम पूरे दिन मेहनत करते हैं परंतु हमें बहुत कम पैसा मिलता है, जिससे हमें यह काम करने में आनंद नहीं आता। संत ने कहा कि यह कार्य में क्या उन्हें उतने पैसे नहीं मिलते हैं जितने मिलनी चाहिए। व्यक्ति ने कहा, हाँ मिलते हैं, पर उसमें मेरा गुजारा नहीं होता। संत तीसरे व्यक्ति के पास गया और उससे पूछा कि भाई, यहाँ क्या बन रहा है। उस तीसरे व्यक्ति ने बताया कि बाबा जी, यहाँ पर एक सुंदर स्कूल बन रहा है जिसमें हमारे बच्चे सुकून से पढ़ेंगे। पहले गांव में स्कूल नहीं था और गांव के बच्चों को दूर के गांव में नदी पार करके रोजाना स्कूल जाना पड़ता था, जिससे बहुत ही कम बच्चे शिक्षित हो पा रहे थे। परंतु अब सरकार हमारे गांव में भी स्कूल बना रहा है, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। तब संत ने पूछा, तुम पर बहुत मेहनत पड़ती होगी, क्या तुम इससे खुश हो। उस व्यक्ति ने बताया कि बाबा, यदि यह काम मुझसे फ्री में भी करवाया जाता मैं तब भी करता, क्योंकि इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ेंगे और बड़े होकर अच्छे व्यक्ति बनेंगे। मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैं जब भी इस स्कूल का काम करने आता हूँ तो खुशी के कारण गाना भी गाने लगता हूँ, क्योंकि यह मेरे अंदर की खुशी है। इसमें मेरे बच्चे पढ़ेंगे और वह बेहतर जीवन जिएंगे। मुझ पर भले ही मेहनत पड़ती है, परंतु यह मेरे बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझ पर मेहनत पड़ती है। मैं अपने बच्चों का अच्छा पिता बनना चाहता हूँ और इस स्कूल के बनने में अपना योगदान देना चाहता हूँ। संत ने उस व्यक्ति के सर पर हाथ रखा और उससे कहा कि तुम जीवन में सदा खुश रहोगे, क्योंकि मैंने दूसरे व्यक्तियों से भी यही बात पूछी थी, परंतु उन्होंने मुझे अपने दुख सुनाने शुरू कर दिए। पर तुमने मुझे अपने दिल की बात बताई कि तुम्हारे बच्चे जब इसमें पढ़ेंगे तो तुम्हें बहुत आनंद मिलेगा। उन व्यक्तियों के भी बच्चे इसमें पढ़ेंगे, फिर भी वह खुश नहीं है, अपनी मेहनत और पैसों के कष्ट को दुख समझते हैं। कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रत्येक कार्य में सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि हम जीवन को नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं तो हमें अपना जीवन काफी ज्यादा मुश्किलों से भरा दिखाई देता है, परंतु यदि हम हर चीज को सकारात्मक तरीके से देखते हैं तो हमारा जीवन काफी आसान हो जाता है। हमें हर लम्हे में खुशी ढूंढनी चाहिए। यही जीवन में खुश रहने का मूल मंत्र है। एक समय की बात है, एक राजा जंगल में सिपाहियों के साथ शिकार करने के लिए गया। राजा को एक हिरण दिखाई दिया। राजा ने उस हिरण का पीछा किया, परंतु वह हिरण जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। अब राजा और सेना जंगल में भटक चुकी थी, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा विशालकाय था। सैनिक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, परंतु अब राजा को बहुत जोरों की प्यास लगने लगी। जब राजा को प्यास लगी तब उसने पानी ढूंढना शुरू किया, परंतु उसे कहीं पानी नहीं मिला। काफी देर प्रयास करने के बाद उसे एक पेड़ से टपकती कुछ पानी की बूंदें दिखाई दी, जिसे देख राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने पत्ते का एक डोना, पत्ते से बना बर्तन बनाया और पानी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। जब राजा उस पानी को पीने ही वाला था, तभी एक तोते ने आकर राजा पर हमला किया और राजा के हाथ का पानी गिर गया। राजा को लगा कि शायद तोते को भी प्यास लगी होगी, परंतु उसने गलती से पानी को गिरा दिया। राजा ने फिर से वह पानी इकट्ठा करने का मन बनाया। जब राजा फिर से पानी पीने ही वाला था, तभी तोते ने फिर से पानी गिरा दिया, जिससे राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने सैनिक के हाथ से चाबुक लिया और तोते पर प्रहार किया।
जिससे तोते की मृत्यु हो गई। फिर राजा ने सोचा कि अब मैं सुकून से पानी पीऊंगा। जब राजा ने दोबारा पानी भरना शुरू किया तब उसने महसूस किया कि पानी काफी ज्यादा चिपचिपा है। जब उसने पेड़ के बिल्कुल ऊपर देखा तब उसे पता चला कि जिसे वह पानी समझ रहा है एक जहरीले सांप की लार है जो कि पेड़ के ऊपर सो रहा है और उसके मुंह से लार टपक रही है। यह देख राजा के पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसने एक मासूम तोते को मार दिया था जो कि राजा की जान बचाने के लिए जानबूझकर उसके हाथ की जहर जिसे वह पानी समझ रहा था उसे गिरा रहा था ताकि राजा की मृत्यु ना हो। परंतु राजा ने क्रोध में आकर उस तोते को ही मार दिया जो उसकी जान बचाना चाहता था। राजा बहुत पछताया, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। ऐसा करना या तो आपको किसी बड़ी मुश्किल में डाल सकता है या तो फिर आपको जिंदगी भर का पछतावा दे सकता है। पछतावा मनुष्य को मृत्यु की ओर तेजी से धकेलता है, इसलिए गलतियों से बचें। निर्णय लेने से पहले कई बार सोचें। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।